एक दिन तो सिलेबस चर्चा करी, नंबर ऑफ क्वेश्चन चर्चा करी, न्यूट्रिएंट्स का 2 पेज हुए हैं क्या साथ में। हाँ 2 पेज है उसमें, तो 2 पेज क्या मेरे भाई टाइमिंग सर उसमें वो 7:10 से 8:10 होती है मेरी। हाँ स्टेडियम में। चलो ऑनलाइन में अगर मैं आपको दिखाई दे पा रहा हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस कर दीजिएगा, ताकि आज के सेशन को, आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू कर सकेंगे। ये आपके टॉपिक है, एक्चुअल में मुझे सर द्वारा बताया गया कि बीज है, जैव उर्वरक है और जैविक खेती का मुझे बताया गया। और आप लोगों ने कहा है कि जलवायु खंड भी बाकी है, तो ये चीजें मैं लिखित में कराऊंगा। क्रॉप का कम टाइम था मेरे पास, तो क्रॉप को एक्चुअल में मैं लिखा के नहीं करा पाया और पीपीटी से। हालांकि रोजाना की रोजाना आप पढ़ लेना, क्योंकि क्रॉप में तो क्या है, रोजाना की रोजाना डेली की डेली पढ़ोगे, क्योंकि लगभग सारी कुछ कुछ मोटी क्रॉप्स है, बाकी सारी जो क्रॉप्स है ना वो लगभग कम समय है। और वो क्रॉप्स भी एक दिन में 3 बार तो मैं करा देता हूँ, एक बार मैं धीरे धीरे करा देता हूँ, फिर उसके बाद क्या नाम है वापस रिपीट कर देते, वापस अगले दिन आके वो चीज रिपीट कर देता हूँ। जब 3 बार मैं करा रहा हूँ ना, तो एक बार कोशिश करो कि घर जाकर एक बार आप स्वयं मतलब उसको क्या करें, कोशिश करो कि रफ में लिख लो, रफ रजिस्टर में लिख के कर लो। उससे थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा लिखित में क्या है, क्योंकि आपने एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ी है क्या, उसमें एक साइंटिस्ट सेल नाम से है, उसने यूं कहा था कि अगर किसी चीज को अगर आप देखते हैं तो 10% सीखते हैं, और सुनते हैं तो 20% सीखते हैं, और करते हैं तो सीखते हैं, और देखकर सुनकर और करके तीनों करते हैं तो तीनों का ऐड हो जाता है। तो ऐसे होता है, मतलब पैटर्न है सीखने का, क्योंकि सभी के सीखने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो कल अपनी एक तो उड़द रह रही थी है ना, तो क्या नाम है, पहले एक तो रेड ग्राम वाला नहीं, चिकपी चिकपी खोलेंगे, इसमें एक बाकी बची हुई है, तो उससे पहले एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जैसा कि अपन हर रोज ही करते। चना को देखो जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें 4-5 बार ऑलरेडी रिवाइज हो चुकी है। देसी चना और काबुली चना में क्या अंतर है कि दाना मोटा होता है तो सीड इंडेक्स बढ़ जाता है, और बीज दर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि दाने का आकार क्या है, मोटा है, दूरी भी ज्यादा रखते हैं क्योंकि पादप भी ज्यादा ही फैलता है। ये हमने देख लिया था। फिर हमने कहा था कि धावक लोग इसे खाते हैं तो घोड़ा दाल कहते हैं, पत्तियां खाओगे तो खट्टी वट्टी होगी, मेली कम लोग जेली कम होता है ना। वो ट्राइकोम मुत्तक जो होते हैं ना वो इस पे काम करते, वो अपन ने कहा था। चने वने में मतलब शीर्ष भाग को हटा देते हैं, क्योंकि शीर्ष भाग अपने को चाहिए नहीं, पौधा सीधा खड़ा हो अपने को कोई काम का नहीं। पार से शाखाओं की वृद्धि, ज्यादा फूल, ज्यादा फल, ज्यादा उत्पादन, बस यही चाहिए। या तो बेड़ों को ऐसे नहीं, गाय भैंसों को छोड़ दो पूरा पौधा खत्म हो जाए, बेड़ों को छोड़ना, टिब्बा हार्मोन कर सकते हैं, सी 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 साइको सेल कर सकते। ये रिवीजन है मतलब कल का। फिर देखो हमने कहा था मतलब सर्दी में उगाते हैं, तो हमें पता है ठंड चाहिए, मतलब ठंड के मौसम में तापमान आपको बता रखा है रबी का C3 पादप होता है, खरीफ की दलहनी फसलें इपीजियल, और अपने रबी वाली हाइपोजियल, तिलहनी फसलों में भी बताएंगे अपने इपीजियल होती है, कुछ बताएंगे अभी है ना। तो ये बता ही दिया। इसमें आपको कहा था कि C306 जो होती है वो अपने गेहूं की किस्म है असिंचित क्षेत्र में, हालांकि वो काबुली चने की भी होती है, और C235 ये अपने किसकी है, इसकी। फिर आपको बताया था राधे अवरोधी सम्राट वर्धा, राधे प्रचलित है और बाकी की क्या है, उगता रोग के प्रति प्रतिरोध। अवरोधी याद रखना है स्पेशली, क्योंकि अवरोध करती है। उगता बेल्ट कवक जनित फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, मृदा से लगता है, क्योंकि केला में पनामा बेल्ट अम्लीय मृदाओं में, और अमरूद में उगता बेल्ट सारे मतलब मिट्टी में इसका कवक जीवित रहता है। तो भूमि को उपचार करो ट्राइकोडर्मा, न कि ग्रामा, ग्रामा अंड परजीवी है जो कि कीटों के अंदर रोगों कर देता है, याद रखो। फिर देखो ये ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई क्यों करते हैं, ताकि मिट्टी में उलट पुलट हो जाए, ताकि कवक मर जाए। कीट एक ही हेलिकोरपा आर्मीजेरा, दवाई डालोगे HANPV, हेलिकोरपा आर्मीजेरा न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस, ये दवाई डालते हैं, इससे क्या हो जाता है, इसका खात्मा हो जाता है। फिर ये कुछ किस्में हैं, किस्में वगैरह देख लेना, किस्में वगैरह आपको बताए रखी, राधे अवरोधी और वरदान सम्राट, ये वाली याद रखना। फिर देखो ये चने की उगता की है। फिर मूंग को चालू किया था। मूंग के बेसिक चीजें कही थी, विघ्ना मूंगा मत कर देना, विघ्ना मूंगा इसका नहीं होता, विघ्ना रेडिएटा। मूंगा किसका होता है, उड़द का मूंगा होता है, विघ्ना रेडिएटा। चल मूंग है, हरे रंग की है, तो अपने को कहते हैं ग्रीन ग्राम।
वो रोगियों के सबसे ज्यादा खाने चाहिए क्योंकि प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा 25%, अपने चने में बेचारी 21% ही रहती है, सभी दालों में 22 से 24 रहती है बाकी। तो अपने को तो चने की याद रखनी, एक मूंग की याद रखनी। अब ये मूंग कब उगाते हैं? तो खरीफ में उगाते। कब उगाते हैं? खरीफ में उगाते हैं। पुष्प क्रम वगैरह बता दिया। वही खरीफ के अनुसार, तो खरीफ की सभी दालें क्या होती है? एसडीपी, और वो रबी की क्या होती है? लॉन्ग डे। और एक डीएनपी होती है, वो कौन है बोलो? हाँ, सूरजमुखी और बताओ। मक्का, मक्का, सूरजमुखी, बंक, गेहूं, तंबाकू, कपास, ये क्या होती है? डीएनपी। बहुत बढ़िया। चल बीज दर देखो, बीज दर 3 की है, 3 की देखो। बीज दर का टोटका ही मेटू क्या आपके आप है? लो टोटका ही बैठ देता हूँ आपके। मोर उड़ता है और क्या चबाता है बोलो? मोंग चबाता है, क्योंकि पेट में डाइजेशन जल्दी होगा ना। मोह से याद रखना मोट, क्या याद रखना? मोट। उड़ से याद रखना उड़द। कर, र किस में आता है? अर हर, किस में आता है? अरहर। मूंग से याद रखना मूंग, क्या याद रखना? मूंग। च से याद रखना चावला, क्या याद रखना? चावल। कम से ज्यादा की तरफ चलो, 10 किलोग्राम। कितना? 10 किलोग्राम। 12 से 15, 12 से 15, 12 से 15 आईसीआर। और अपनी जेट कितनी? 15 से 20, 15 से 20 और 15 से 20, 15 से 20। और इधर याद रखना कितने? 20 से 25। ये सभी किसमें है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और ये टोटका हो गया। और क्या हो गया? और सबसे ज्यादा याद रखना, सबसे ज्यादा याद है आपको राजमा। सबसे ज्यादा किसमें? राजमा। राजमा में कितने बोलो? 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मटर और चना, मटर प्लस चना, मटर प्लस चना कितनी बोलो? 60 से 80 किलोग्राम, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हालांकि ये मटर है ना, हॉर्टिकल्चर का अगर मटर है ना, तो उसकी जो लेते हैं ना, वो लेते हैं 80 से 100 किलोग्राम। कितनी लेते हैं? 80 से 100 किलोग्राम। और मसूर वगैरह क्या किसमें? चौला की, मूंग की 15 से 20। तो ये कोष्टक में लिखे ना, मतलब ये आईसीआर के हिसाब से, ये जेड के हिसाब से। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो यही तो अपन ने कहा ना। मतलब अपन ने जब सारी पढ़ी थी ना, सारी, तब अपन ने कहा था ज्यादातर जो ज्यादा सीड है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टियां क्या है? राजस्थान की मिट्टी मतलब ओवरऑल, यूं नहीं कह रहा, क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से काउंट में होती है। अभी जैसे राजस्थान की जलवायु ऐसे थोड़ी की उदयपुर की जलवायु तो बहुत बढ़िया ट्रॉपिकल जलवायु आती है उदयपुर की। तो यहाँ पे न तो ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, बरसात, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। और जैसलमेर जाओगे तो शुष्क जलवायु। पर तो ओवरऑल उदयपुर की मतलब पूरे राजस्थान की कहेंगे ना, तो वो क्या रेतीली मृदा में आती है। क्योंकि हम कहते हैं वो, आपने पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी की 60% हिस्से पे ना रेतीली, मतलब वो थार का रेगिस्तान है ज्यादातर। उसमें एक रेखा खींच देते हैं 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की। इधर तो फिर बिल्कुल ही पानी नहीं, इधर थोड़ा बहुत पानी, इधर फिर थोड़ा सा और पानी, यही तो होता है। फिर अरावली आती है, अरावली के बाद थोड़ा सा मतलब लेवल कंडीशन क्या हो जाती है, क्योंकि पालमपुर गुजरात से चलती है और रायसेना दिल्ली तक जाती है अपनी, और पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। यही तो कहते हैं ना। तो उसकी कंडीशन उधर अलग है। परंतु ज्यादातर जो क्षेत्रफल और जनसंख्या 60% क्षेत्रफल है, पर जनसंख्या कुछ भी नहीं रहती उस क्षेत्र में। यही तो दिक्कत है। तो ये तो अपने ये वाली है ना, ये जेट वाली, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी थोड़ी कम है। एक तो रेत, एक लवणीय सारी में आती है बेचारी, क्योंकि मिट्टियां ऐसी तो थोड़ी सीड रेट बढ़ जाती। और क्या है? मटर चना की हो गया, राजमा की हो गया, और मसूर वगैरह इनकी क्या होती है? 30 से 40। तो याद रख लेना बस, है ना। ये ऐसे याद रख लेना, कम से ज्यादा की ओर। सबसे ज्यादा 2 की याद रखोगे, फिर एक आ जाता है मसूर, वो लेंटिल, है ना। और एक और आ जाता है, क्या है बोलो? उसके भी 30 से 40, 30 से 40। चलो सर आप बहुत अच्छा है, पढ़ लो। अच्छा क्या पढ़ाते है ना। चल चले आगे, चले। ये 14 मतलब एक सीधा सा मतलब टोटका याद रखना, क्योंकि बार बार कंफ्यूज मत होना, है ना। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसकी तो मैंने सारे एक टेबल में फॉर्मेट में डलवा दी थी, सस्य विज्ञान उसकी अनाज वाली फसलों की, इसकी यहीं पे समेट दी। फिर देखो ये सारा का सारा आपको बताया रखा है कि रेलिन शब्द लग जाता है ना, तो वो सारा का सारा पीक है। और ये खरपतवार का आपका है ना, ये मैं सारी क्रॉप होने के बाद
आधे घंटे तक मैं खरपतवार का ये वाला टोटका समझा दूंगा ताकि सारी क्रॉप का एक साथ ही कंप्लीट हो जाए। अगर आपने कहा है ना कि सर खरपतवार का नियंत्रण है ना, ये सब क्रॉप होने के बाद बताऊंगा ताकि एक ही दिन में सारा समेट देंगे। एक ही दिन में क्या समेट देंगे, क्योंकि एक खरपतवार पढ़ा दिया एक्चुअल में समय लगता है देखो पढ़ाने में हर चीज का, है ना। अब फिर ये हो गया, फिर इसके बाद आपको बताया रखा है कि क्या नाम है, सभी दलहनी परिवार में फूल आने पर क्या करते हैं, सिंचाई। सिर्फ एक चना जो है ना उसमें फूल आने से पहले करना चाहिए, बाकी तो परिपक्व मतलब पोड या फली बनते समय। और चने में याद रखना मिट्टी जो चाहिए वो ढेले वाली चाहिए, जमीन में गहराई भी काफी रखते हैं 8 से 10 ताकि उगता नहीं लगे, है ना। और ये अपन पढ़ी रहे हैं इसकी पुसा बैसाखी, क्या याद रखोगे बोलो, पुसा बैसाखी इंपोर्टेंट है, एक ही किस्म बताए थे। फिर ये कुछ किस्में आपको बताई रखी है, क्या कहता है, उड़द। उड़द काला होता है इसलिए क्या कहते हैं, ब्लैक ग्राम। ऑनलाइन में बता दूं ये कल का रिवाइज करा रहा हूँ, ऐसे मत कहना कि जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, है ना। ये कल का 2-5-10 मिनट में क्या है, रोजाना का रोजाना रिवीजन हो जाएगा ना, फायदा रहेगा। कोशिश करना एक बार रफ रजिस्टर में लिख लिख कर याद करें, क्योंकि लिख लिख कर याद करोगे थोड़ा जल्दी याद होगा, है ना। कोशिश, क्योंकि अपने को टाइम कम मिला है, देखो पहले लिखा के करा था तो डायरेक्ट ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, समय बचेगा तो आप ही के काम आएगा, है ना। चलो ये देखो, फिर नेक्स्ट देखो बीज दर वगैरह आपको सारी की सारी समेट ही दी एक ही बार में, है ना। मूंग उड़कर क्या करता है बोलो, मोर उड़कर क्या करता है बोलो, मूंग चबाता है, ऐसे याद रख। ये किसमें है, इसमें सिर्फ एक ही याद रख लेना, वो कहाँ गई, एक तो यू से तो उड़द याद रख लोगे, एक पुसा एक याद रख लेना नॉर्मली। ऊ का मतलब होता है उड़द, ऊ का मतलब क्या होता है उड़द, उड़द की किस्में, है ना। और क्या T9 इसकी नहीं है, T9 में बताऊंगा, चिंता मत करो, आपको एक T9 बड़ी इंपोर्टेंट आएगी। ये खत्म हो गई, अरे यार उड़द तो कल पढ़ा ही नहीं था ना हमने, हाँ आज पढ़ेंगे। एक T9 भी इंपोर्टेंट है, बताइए। चलो यहाँ तक तो रिवाइज हो गया, ये कल का समय दिया। अब ये यहाँ तक तो मैं डिलीट कर रहा हूँ सारा, सिर्फ एक तो इसको छोड़ रहा हूँ, काम काम की चीज छोड़ रहा हूँ जो हमारे हो गया, एक इसको छोड़ रहा हूँ, बाकी को डिलीट कर देता हूँ। उड़द, चलो उड़द तो कल पढ़ाई नहीं था अपन ने ना, उड़द। चलो आज क्या चालू करेंगे बोलो, उड़द। उड़द के बाद सारी दालें कंप्लीट कर लेंगे, है ना। हाँ T9 बताएंगे, T9 के 2-3 की एक साथ ही करा दूंगा, जब चारे वाली फसलें कराऊंगा तब भी इधर भी आती है उधर भी आती है। अब देखो ये कौन से रंग का होता है उड़द, काले रंग का, क्योंकि छिलका बाहर का होता है ना वो काला काला होता है, इसीलिए क्या कहते हैं ब्लैक ग्राम। ग्रीन हरा हरा होता है मूंग, मूंग हरा होता है इसीलिए क्या कहते हैं उसे ग्रीन ग्राम। और क्या नाम है वो अपने तुअर जो होता है ना, तुअर तुअर वगैरह वो कैसी थोड़ी सी लाल लाल दिखाई देती है, हल्की सी तुअर की दाल थोड़ी सी लाल दिखाई देती है, याद रखना। और कलर सारी दालें तो पता है ना आपको, सभी देख रखी है दालें, ऐसा तो नहीं है कि ये दाल नहीं जानते। राजमा किडनी जैसी दिखाई देती है क्योंकि मोटी मोटी सी होती है राजमा, तो वो थोड़ा सा वो होता है। और क्या नाम है मूंग हो गया, उड़द भी देख रखा है, उड़द सफेद सफेद और एक छोटा सा काला सा, है ना। चौला भी देख रखा है, चौला तो सारी देख रखी है तो कोई दिक्कत नहीं। वानस्पतिक नाम क्या होता है उड़द का बोलो, विग्ना मूंगो। क्या है ये उड़द, उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है बोलो, विग्ना मूंगो। सभी दलहनी परिवार का एक ही कुल, लेग्यूमिनेसी या पेपेलियोनेसी, या फिर इसी को फेबेसी कहते हैं, क्या कहते हैं फेबेसी। बताओ सभी खरीफ की दालों के अंदर क्या आते हैं उत्पत्ति स्थान, भारत, क्या है बोलो भारत। और गुणसूत्रों की संख्या खरीफ की दालों में 22, एक ही मात्र है कौन है, कुल्थी, कुल्थी के कितने बोलो 24, कितने बोलो 24। खरीफ की दालों में अंकुरण ईपीजी क्या पाया जाएगा, ऊपर आना, ईपी मतलब ऊपर आना, कि किस प्रकार आता है देखो एक फोटो, ये फोटो वगैरह भी दिखा देते हैं। ईपीजीएल क्या होता है, पहले तो गूगल खोलेंगे यहाँ पे, गूगल ईपीजीएल और हाइपोजेल, ईपीजीएल एंड हाइपोजेल। ईपीजीएल, ईपी मतलब होता है ऊपर, ईपी मतलब होता है ऊपर। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें दोनों फोटो है तो बढ़िया है ना। मतलब बीज अगर ऊपर आ जाता है, ये बीज जमीन में डाला पर पहले इसका रूट का फॉर्मेशन हुआ, और इस रूट ने क्या कर दिया, जमीन में से पूरे के पूरे सीड को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ईपी मतलब ऊपर निकाल दिया खरीफ के दालों। एक ही अपवाद है, वो कौन है बोलो, अरहर। अरहर में क्या पाया जाता है, हाइपोजेन।
जबकि रबी की दालें जो होती है ना, रबी की दालों में क्या किया, ये बीज। अब इसमें रूट के फॉर्मेशन के साथ साथ सूट का भी फॉर्मेशन हुआ, तो ऊपर भी अलग निकला और रूट नीचे और सूट ऊपर, तो इसमें बीज जहां है ना वहां का वहीं रहता है, बीज जहां है वो वहां का वहीं रहता है, वो क्या कहलाता है, हाइपोजीन। तो ये इपीजीएल और हाइपोजीन। तो और रबी की दालों में एक अपवाद है, कौन है, राजमा, राजमा है ना। ज्यादातर तो हाइपोजेल पाया जाता है, कुछ कुछ जैसे खरीद की दाल, एक कुछ तिलहनी फसलें हैं, मोस्ट ऑफ यू कहते हैं कि तिलहनी फसलों में ज्यादातर क्या मिलता है, तो इपीजेल ऊपर आ जाती है तिलहनी फसलों में, क्योंकि बीज छोटा होता है ना, तो जमीन से ऊपर उठना आसान होता है। जैसे तिल का बीज है ना, जैसे सरसों का बीज है, आसानी से आ जाता है। फिर देखो परागण, परागण पूछे तो सभी दलहनी परिवार में क्या होता है, स्वपरागण। बहुधा पर परागण होता है अरहर में, किसमें, अरहर में। और पुष्पक्रम सभी का रेसी, और फल प्रकार सभी का कोड या फली, मूंगफली का लोमेंटम, इमली का लोमेंटम। बहुत बढ़िया, चलो ये ऐसे याद होना चाहिए। अब देखो किस्में, किस्मों का देखते हैं इंपोर्टेंट। देखो बीज दर याद रखना है, बीज दर का सारा कंसेप्ट बता दिया। एक तो मूंग हो गया, एक उड़द हो गया, एक अरहर हो गया। 12 से 15, 12 से 15 कहाँ के लिए, आईसीआर। कम जो बीज दर आती है ना वो आईसीआर मानता है, क्योंकि ओवरऑल पूरे इंडिया की। पर बीज दर बढ़ जाती है ना तो समझ लेना वो जेट मतलब अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, क्योंकि अपने यहाँ की मिट्टी थोड़ी कमजोर है, तो बीज दर अपने को बढ़ानी पड़ती है। ज्यादातर केसों में ऐसा देखा गया। तो 12 से 15 अपने काम की नहीं, कितने काम की है, 15 से 20। अपने चाहे मूंग ले लो, अपना चाहे उड़द ले लो, और अपना चाहे अरहर ले लो, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20। और आईसीआर माने का मतलब अगर सेंट्रल लेवल का पेपर दोगे तो 12 से 15। चल फिर देखो खरीफ की किस्में, पूसा एक, मार्स नंबर 1, JU2, T98, पंत U19, 26, 36, ये नंबर 55। और जायद की पूसा एक, T9 थोड़ा सा याद रख लेना, T9 एक आधी जगह और बता देंगे, तो T9 थोड़ा सा याद रखना, इसको गोला कर देना, एक ही को याद करोगे तो क्या याद करोगे, T9। फिर G31 हो गया, विशेष किस्में में ये T27 को याद रख लेना। ये किस्म क्या होती है, लता के रूप में फैलती है। लता का मतलब है इसमें गुच्छे बनते हैं, मतलब फैलाव ज्यादा होता है। फैलाव क्या होता है इसमें, ज्यादा होता है। एक पंत उड़द 19, पंत उड़द 26, पंत उड़द 36। ये जातियां क्या होती है, पीला मोजेक रोग के प्रति क्या है, प्रतिरोधी। पीला मोजेक रोग क्या होता है, येलो वेन मोजेक वायरस होता है। देखो कुछ ने पीत सिरा मोजेक वायरस भी कहते हैं, ये भिंडी में भी होता है, पीत सिरा मोजेक वायरस। मोजेक वायरस जो होता है, वायरस ये जो होता है फैलता किससे है, तो फैलता ये यहीं पर लिख रखा है, वायरस या विषाणु से। हालांकि ये खुद कभी नहीं फैलता, ये फैलाता है कोई ना कोई एक वाहक होता है, जिसका नाम है क्या, सफेद मक्खी। और ये सफेद मक्खी क्या है, मतलब रस चूसक कीट है। ये क्या करती है, रस का मतलब रस को चूसने वाली रस चूसक कीट है। और रस चूसक जो कीट होते हैं ना, तो इनके लिए क्या है, सर्वांगी कीटनाशी दवाइयां डालते, क्या डालते हैं, सर्वांगी कीटनाशी दवाइयां डालते। सर्वांगी कीटनाशी दवाइयां देखो एक ही बार याद करा रहा हूँ, इमिडाक्लोरप्रिड, डाइमिथोएट और मेथिल डिमेटो। तो ये काम में आती है, एक तो इमिडाक्लोरप्रिड, इमिडाक्लोरप्रिड, और इमिडाक्लोरप्रिड, डाइमिथोएट, डाइमिथोएट, इमिडा इमिडाक्लोरप्रिड, डाइमिथोएट और मेथिल डिमेटो, मेथिल डिमेटो। ये दवाइयां काम आती है डिमेटो। ये हालांकि काम एफिड के लिए भी आती है ना, थ्रिप्स के लिए भी आती है। ये इमिडाक्लोरप्रिड की थोड़ी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो इसकी नॉर्मली मतलब 0.5 से 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से क्या कर सकते हैं, छिड़काव। अगर और कंसंट्रेशन हो जाए ना तो 3 लीटर पानी में भी घोल सकते हैं इतनी मात्रा, क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है एंटोमोलॉजी वाले बता। इनकी 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं, और इनकी 1 से 2 ml तक ली जा सकती है। 1 लीटर पानी में घोलो और क्या कर दो, अपने खेत में छिड़काव कर दो। और इनका छिड़काव कब करते हैं, तब जब अपने को क्या करते हैं, जब सफेद मक्खी या एफिड का प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है उस समय करना चाहिए, और फसल परिपक्वन के पहले करना चाहिए। ऐसे पता चले कि परसों के दिन तो आपको मतलब परसों या 2-5 दिन बाद तो आपको क्रॉप को काटना है, फिर ले रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले करना चाहिए, ताकि वो क्या है, प्लांट में चल जाती है। और जैसे ये रेस्पिंग सकिंग वाले है ना, ये रस चूसक वाले कीट आते, ये जैसे रस चूसते हैं तो वो उनके शरीर में चल जाती है और शरीर में जाके उनको खत्म कर देती। और एफिड के लिए तो
एफिड के लिए तो आप एक और ले सकते हैं एफिड के लिए, यहाँ एफिड तो नहीं है। एफिड के लिए जैसे आपने देखा होगा ना, सरसों के एफिड देखा, माहू चेपा मोइला, उसको पढ़ेंगे जब बताएंगे। मतलब पीले कपड़े पहन के कभी सरसों के खेत में चले जाना, मजा आ जाएगा। मतलब जीवन में कभी जीवन में आप पूरी हल्दी बना देगा आपको ये, सारे के सारे आ जाएंगे सरसों समझ के। तो इसके लिए येलो स्टाई की टेप वो भी ले सकते हैं, येलो स्टाई की वो ले सकते हैं। येलो स्टाई की मतलब अपन कह सकते हैं कि एक पीला चिपचिपा पास अपन ले सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, तो ये भी काम में लेते हैं। हो गया, लिख लिया? हाँ लिख लो। ये भिंडी में भी लगता है, किसमें लगता है ये? भिंडी में भी लगता है, उड़द में भी लगता है, अपने उड़द वगैरह है ना, कई सारे ये इसमें पूरे में लगभग दालों में सभी में लग सकता है। पीत सिरा मोजेक वायरस है ना, मोइला कहते हैं, सही बात है। हाँ दिलकुश भाई, रिचका बरसीम सबकी है T9, क्या करे, कई सारी किस्में आती है जो कॉमन रहती है। चले आगे, जैसे मल्लिका मूंगफली की भी, आम की भी। कहाँ पे? येलो स्टाई की मतलब, येलो स्टाई की टेप, येलो स्टाई की टेप, येलो स्टाई की टेप। फ्री बैठे रहते हो तो आ जाया करो उधर, बैठ जाया करो उसमें, पर लेट होते हैं उसमें 7:10 से 8:10। छोटे का छोटा कुछ नहीं, कल हाल तो अभी तो उसका वर्गीकरण ही हुआ। हाँ क्या? बेसिक नहीं है उसमें, वो करा रहा हूँ, हो सकता तो मतलब वो शुरू से ही चल रहा है। पहले दिन तो सिलेबस चला था, कल तो सिलेबस के बारे में और इंट्रोडक्शन कराया। नोट्स दे देना उनके, वो सारा लिखित में करवाऊंगा ऐसे। बाकी बैठो तो बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं, इतनी जगह तो है कि बैठ सकते हो, इतनी जगह तो बैठ, बस देख लेना तुम्हारे साथ। पंत देखो, उड़द 19, पंत उड़द 26, पंत उड़द 36, ये किसके प्रति प्रतिरोधी है बोलो? इसके। एक ही याद रखना चाहो तो T9। बाकी किसी दिन में ये दाढ़ वालों की एक साथ ही एक एक दो दो किस्में एक साथ समेट दूंगा, सारी याद रखा देंगे। जैसे पूसा बैसाखी T9 वगैरह, ये है ना, राधे अवरोधी वरदान सम्राट, ये पर एक बार पढ़ना तो सही, क्योंकि वैसे एक एक पेज का भी नहीं है ये। अब उड़द के बाद अगला जो आएगा वो कौन सा आएगा बोलो? मटर, T। तो मटर तो आपने हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ा होगा, है ना, पाइसम सेटाइवम और हॉर्टेंस और आर्वेंस। अब देखो मटर, मटर का याद रखना कि पाइसम सेटाइवम और ग्रेगर जॉन मेंडल ने काम किया था, वो भी इसी पे किया था, है ना, मतलब अपनी आनुवंशिकता भी सारी इसी पे दी गई थी। तो बताओ गार्डन पी जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम हॉर्टेंस। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम हॉर्टेंस। बीज दर इसकी ज्यादा होती है, बीज दर इसकी क्या होती है? ज्यादा, 80 से 100 किलोग्राम बीज दर, देखो 80 से 100 किलोग्राम। और फील्ड पी का मतलब होता है अपनी एग्रोनॉमी वाली पाइसम सेटाइवम आर्वेंस, पाइसम सेटाइवम आर्वेंस। बीज दर थोड़ी सी क्या चल जाती है इसकी? कम। बीज दर क्या होती है इसकी? थोड़ी सी कम। तो पाइसम सेटाइवम हॉर्टेंस और पाइसम सेटाइवम आर्वेंस। मटर में देखो पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू का कंसेप्ट बता रखा है, होता कवक से है। डाउनी मिल्ड्यू का कंसेप्ट बता रखा है, किससे होता है? कवक से। रस्ट पूछे तब भी कवक से, और एक स्मट पूछे तब भी कैसे? कवक से। चारों के लिए दवाइयां भी बता रखी है। कवक के नाम सभी के अलग अलग होते हैं, वो तो याद रखना पड़ेगा अपने को। तो कवक का नाम इरिसिपी पोलीगोनी, क्या होती है बोलो? इरिसिपी पोलीगोनी। इरिसाइपी नहीं कहते वैसे तो, इरिसिपी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इरिसिपी। तो इरिसिपी पोलीगोनी क्या है बोलो? इरिसिपी पोलीगोनी। अभी इरिसाइपी लिखा हुआ है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। इरिसिपी कहते हैं इसे, इरिसिपी पोलीगोनी। तो पाउडरी मिल्ड्यू अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे बोलो? इरिसिपी पोलीगोनी नामक कवक से होता है। आपको वो वीके ने आरपी की गेंदों पर छक्के मारे, वही से बता सकते हैं कि वो छक्के केराथिन और एक प्रोपिकांजोल नामक दवाई इसमें काम में आती है। प्रतिरोधी किस्में है कौन सी? रचना और बाविस्टीन व केराथिन से क्या कर सकते हैं आप? इसका बीजोपचार वगैरह कर सकते हैं। ये देखो, फिर फलियों की परिपक्वता मापने के लिए एक यंत्र काम में आता है, टेंड्रोमीटर। क्या काम में आता है? टेंड्रोमीटर। टेंड्रोमीटर एक प्रकार का यंत्र होता है जिसके द्वारा मापी जा सकती है क्या? फलियों की परिपक्वता।
क्योंकि फलियां जो होती है वो पकी है या नहीं पकी है। वैसे तो अपने तो खोल खुला के देख लेते हैं कि दाना पका है या नहीं पका है, अपने इतना ज्यादा लोचा है नहीं, पर बाकी है ठीक है, यंत्र है तो अब क्या करें, टेंड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर आगे चले कि सामान्य किस्में, देखो सामान्य किस्में अर्ली दिसंबर, मतलब दिसंबर की स्टार्टिंग में आ जाइए। वैसे तो बोते ही है, क्या नाम, दिवाली के आसपास बोते हैं, रबी की दलहनी फसल है अपनी, तो अर्ली दिसंबर। हर वजन याद रखना, हर वजन ने क्या है, बहुत ज्यादा काम किया हुआ है एक्चुअल में, हर वजन ने क्या है, बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। भी याद रख लेना, हर वजन है, भिंडी की भी है और मटर की भी है, दोनों जगह याद रखना, ऐसा नहीं कि आप इधर ही याद रख लो। बबीता, वो आपने जो मैसेज किया बच्चे, एक्चुअल में मैंने 2-3 बार वो सर से ऑलरेडी डला चुका हूँ और डाउनलोड का ऑप्शन दिला चुका हूँ। अनाउंसमेंट में आप टेस्ट देते हैं, वहां पर मिल जाएगा, कंटेंट के पास अनाउंसमेंट में 2-3 दिन पहले जाओगे ना तब भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने सर से 2 बार डला चुका हूँ, है ना। सिलेबस कब तक हो जाएगा रोहित भाई, तो चिंता मत कर, तू पढ़ ले, या तो आज ही कर लेते हैं सिलेबस कंप्लीट। चल, याद रखना हर वजन किस किस की है, तो हर वजन एक तो अपनी काय की है बोलो, मटर की, और एक किसकी है बोलो, भिंडी की। बोन विले है, हंस, अर्केल, सर्वाधिक खेती अर्केल की होती है। एक अपर्णा, शिखा, पंत उपहार, है ना, पंत मटर, रचना, स्वर्ण रेखा और अलंका। अगेती मटर 7 जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में मतलब सबसे ज्यादा काम में आती है, किसके बनाने के बोलो, सब्जी बनाने के, है ना। वैसे नहीं पूछेगा क्योंकि मटर खुद आ रखा है। अर्केल पंत उपहार जो है वह 60 दिन में क्या हो जाती है बोलो, फलियां देना प्रारंभ कर देती है। और रचना क्या है, चूर्णिल आसिता, पाउडरी मिल्ड्यू जो कि कवक इरिसिफ्री पोलीगोनी नामक कवक से होता है, उससे उसके प्रति क्या है बोलो, ये बताओ। है सर, मिल गई तो हाँ, डाउनलोड का ऑप्शन दिला रखा है, तो ये होती है। और नेक्स्ट है नहीं, एक सालविया होती है, सालविया को फली सहित खा सकते हैं। सालविया जो किस्म है, सालविया सालविया जो किस्म है उसको किसके साथ खा सकते हैं, फली सहित खा सकते हैं इस किस्म को, सालविया फली सहित, है ना। अगिती किस्मों में एक तो आती है आप, क्या आती है, आप याद रखना। और पछती किस्मों में आती है LBS, एल का मतलब होता है लिन कोलन, लिन कोलन, लिन कोलन। बी का मतलब बताओ क्या होती है, हाँ बॉन विले, क्या होती है, बॉन विले। और एस का मतलब होती है सालविया, क्या होती है, सालविया, सालविया। ये तो पछती किस्में है ना। और यहाँ पे ऐसे याद रखना, अर्केल है, क्या है, अर्केल है। और क्या नाम है, आती है पुसा, पुसा प्रिया वगैरह है, ऐसी है ये किस्में आती है, वो किधर आती है, इधर आती है। चल चल, मिल गई, तो डाउनलोड का ऑप्शन है ऑनलाइन में, ये मटर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चल, तो ये याद रख लेना, एक तो पंत उपहार वगैरह ये नॉर्मली, तो ये किसमें होती है, किसकी, LBS याद रख लेना थोड़ी सी, है ना। ऑनलाइन में आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बुक एक्चुअल में क्या अभी प्रिंट के लिए गई हुई है, क्योंकि बच्चों की डिमांड बहुत है, तो आपको बाद में मिलेगी। ये याद रखना, सालविया को क्या करते हैं, फली के साथ खा सकते हैं। अर्केल थोड़ी सी याद रख लेना, अर्केल वगैरह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अर्केल सालविया। और इसमें एक हर वजन बताई दी मैंने, और तो बाकी कुछ खास काम की है नहीं, जनरल वे में पूछते हैं। ये हो जाता है अपना क्या, मटर। मटर के बाद क्या है बोलो, मटर के बाद क्या है, अरहर, केजनस केजा, केजनस केजा, केजनस केजा। अरहर कहाँ गया, रेड। उसके बाद कोई और भी है क्या, अरहर, सोयाबीन, अरहर। देखो अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है बोलो, केजनस केजा, केजनस केजा। आपको पता है सही कि वैज्ञानिक नाम के नीचे अंडरलाइन, पर आप कोई भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे, हो सकता है BSc MSc में कभी लिखो तो ऐसा जरूर करना, अंडरलाइन करना, अन्यथा वो गलती माना जाता है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नंबर देता है या नहीं। बात करें लाल कलर का होता है तो रेड ग्राम, अभी बताया था। मूंग हरे रंग का होगा तो ग्रीन ग्राम, उड़द काले रंग का होगा तो ब्लैक ग्राम। अपना अरहर जो होता है लाल लाल होता है तो रेड ग्राम। और क्या नाम है वो, राजमा का दाना किडनी जैसा आता है तो उसे किडनी बीन कहते हैं। तो ये कुछ अन्य नाम मोटे मोटे तौर पर याद रखना। पिजन पी किसे कहते हैं बोलो, अरहर को क्या कहते हैं, पिजन। फिर देखो कुल सभी का एक ही है, लेग्यूमिनेसी, फेबेसी, पेपेलियोनेसी। अब ये अरहर है, खरीफ की दलहनी फसल है, क्या है बोलो, खरीफ की दलहनी फसल। और उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत, क्या है बोलो, भारत। और अफ्रीका किसका है फिर बताओ, चावला। अफ्रीका किसका है, चावला।
अब एग्रो ओ अनाज वाली फसलों में किसका है? ज्वार का। ज्वार के साथ बाजरा का। ज्वार को सहारा का जंगल, और अपना बाजरा के अंदर कौन सी कोशिका है? मोटर सेल कोशिका है। और इसमें क्या है? ये क्या है? उत्पत्ति स्थान इसका भारत, जबकि अपने चौले का क्या आएगा? अफ्रीका। चल देखो, खरीफ की दलहनी परिवार में गुणसूत्र की संख्या 22। खरीफ वालों में क्या पाया जाता है? ईपीजीएफ। खरीफ वालों में क्या पाया जाएगा? ईपीजीएफ। खरीफ वालों में क्या पाया जाएगा? बोलो ईपीजीएफ। ये यहाँ याद रखनी है, ईपीजीएफ। ये क्या है? बोलो ये है यहाँ पर अपवाद। क्या है? बोलो अपवाद। तो पूछने की संभावना क्या है? इसी की है पूछने की। हालांकि बीच पढ़ाऊंगा तब क्लियरली करा दूंगा आप। परागण देखो, परागण सभी दलहनी परिवार में क्या होता है? सभी दलहनी परिवार में क्या पाया जाता है? स्व परागण। क्या पाया जाता है? स्व परागण। पर क्या है? बोलो ये भी अपवाद। क्या है? अपवाद। क्या पाया जाएगा? बहुधा पर परागण। क्या पाया जाएगा? बहुधा पर परागण। मतलब उन्हीं चीज पे फोकस करें ना जो इंपोर्टेंट है। बाकी पुष्पक्रम सभी दलहनी परिवार का क्या है? रेसिप। वही फल प्रकार क्या है? कोड या फल। क्या होता है? बोलो कोड या फल। चलो आगे चले। आगे देखो, एक तो होती है बहुवर्षीय और एक होती है एक वर्षीय। एक तो होती है बहुवर्षीय, एक होती है एक वर्षीय। बहुवर्षीय से ब याद रखोगे जिसमें काम हो जाएगा, बाकी तो आगे का लफड़ा ही नहीं। ब से क्या याद रखना है? ब याद रखना। केजनस केजान, केजनस केजान, ये तो दो आएंगे। ब से बाइकोलर। क्या याद रखोगे? बाइकोलर। दूसरा अपने आप टिक करके आ जाओगे, क्या बोलो? फ्लेवेक्स। क्या याद करोगे? बोलो सर कब तक मिल जाएगी? मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी ना। चल तो केजनस केजान फ्लेवेक्स और केजनस केजान बाइकोलर। याद रखना, बाइकोलर जो है ये उत्तरी भारत में ज्यादातर उगाई जाने वाली किस्म है, या फिर उत्तरी भारत में ज्यादा इसकी खेती होती है। और एक वर्षीय जो होती है ये दक्षिणी भारत में ज्यादा होती है। क्या होती है? दक्षिणी भारत में। यूं कहते हैं कि ये दक्षिणी भारत में होती है, तो इनका जो परिपक्वन टाइम या फिर इनकी क्रॉप जो होती है ना, इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये देरी से पकती है। क्या होती है? ये नहीं, ऊपर वाली क्या पकती है? देरी से। ये वाली देरी से पकती है और ये क्या पक जाती है? जल्दी पक जाती है। क्योंकि ऊपर कंडीशन, उत्तरी भारत में कंडीशन थोड़ी सी ठंडी ठंडी है ना, तो उधर थोड़ी सी समय लग जाता है। तो मुख्यतः याद रख लेना कि ये बाइपोलर है, ये उत्तरी भारत में ज्यादा काम में आती है। और फ्लेवेक्स वाली है ये कौन से भारत में? बोलो दक्षिणी भारत के अंदर ज्यादा काम में आती है। आगे की किस्मों में देखो, ये प्रभात ऐसी किस्म है ना, देखो बताएंगे कि सबसे कम समय में जो पकने वाली किस्म है वो कौन सी है? प्रभात याद रखना। प्रभात एक उपास 120 दिन में पककर तैयार होती है। एक बार ऐसे जेट वगैरह में इनमें प्रश्न आए थे कि सबसे कम समय में पकने वाली किस्म, हालांकि ऑप्शन में और कुछ भी नहीं थे, ये प्रभात कुछ नहीं थे, तो उसमें जवाब उपास गया था। पर याद रखना, हालांकि प्रभात आ जाए तो यही जाएगी। अभी देखेंगे। फिर देखो, फिर एक मानक काम की नहीं है, पुसा 73 है, पुसा 74 है, ICPL 87 है, जिसे आशा करते। उपास 120 अंडरलाइन कर लेना है। ये 120 दिन में पककर क्या हो जाती है? तैयार। तो अरहर की ऐसी किस्म है जो 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, उसका क्या नाम है? बोलो उपास है। फिर देखो ICPC 151 है। फिर मध्यम किस्मों के अंदर पूसा अगेती है ना, जिससे AS5 कहते हैं। टाइप 21 है अरस मुक्ता, याद रख लेना। फिर देखो शारदा हो गई, लक्ष्मी हो गई। फिर पछेती किस्मों में अगर पूछे तो वह एक तो ग्वालियर 3 है, JA3, T7, T17, ICPH8। ये तो ICPH वो इक्री सेट का नाम सुना है क्या? इक्री सेट का है हैदराबाद में, अंतरराष्ट्रीय लेवल का क्या इंस्टीट्यूट। फिर ये NPWR 15, लक्ष्मी, बसंत, बहार आदि। काम की जो है वही लिखे। वापिस बीज दर बोलो 3 जनों की। एक तो कौन है? मूंग की। कितनी है? बोलो 12 से 15 या 15 से 20। याद रखना है अपने को 15 से 20। मूंग के साथ उड़द 12 से 15, 15 से 20। और एक है अरहर 12 से 15, 15 से 20। और मोट की 10 किलोग्राम। मोट की 10 किलोग्राम। राजमा की सबसे ज्यादा 100 से 120 किलो। एक तो मटर ले लो और एक चना 60 से 80 किलोग्राम। और मसूर लेंटिल वगैरह इनकी कितनी होती है? 30 से 40 किलोग्राम। चलो बहुत बढ़िया है ना। और विशेष किस्में देखो ICPH8, ये इंपोर्टेंट है। अरहर की प्रथम संकर किस्में जो कि एक ही साथ आपको शुरू के अंदर मैंने करा रखी है ना, ICPH8। चलो
चलो फिर देखो मुक्ता NPWR 15 KWR 1 ये उगटा रोग के प्रति प्रतिरोधी है। अपने कहा था कि उगटा रोग तो लगता ही है क्योंकि ये तो जमीन का है दलहनी परिवार में। एक तो पाउडरी मिल्ड्यू कॉमन है, सभी दालों में लगेगा, सभी दालों में पाउडरी हो चाहे दाउनी है, सभी दालों के अंदर लगता है, सभी के अंदर। फिर उगटा, उगटा भी सभी में लगता है, सफेद मक्खी सभी में आती है और एफिड सभी में आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ज्यादातर ये आते ही है क्योंकि इनकी पत्तियां मोटी होती है ना, तो रस चूसने के लिए तो कीट आते हैं और कीट जब जब आएगा तब तब रोग फैला के जाएगा। यही तो चीज है। पाउडरी मिल्ड्यू कवक से हो जाता है ना, क्योंकि बरसात के टाइम क्या नमी होती है मेन बात, और बरसात के टाइम नमी जब होती है ना, सबसे ज्यादा दाद खाज खुजली बरसात के समय होते हैं, देख लेना सबसे ज्यादा, क्योंकि बरसात में क्या है वायुमंडल के अंदर नमी ज्यादा होती है, जब नमी ज्यादा होती है तो कवक सबसे ज्यादा एक्टिव सक्रिय होते हैं, कीट भी सबसे ज्यादा बरसात के समय लगते हैं। ये एंटोमोलॉजी वाले से कभी पूछना, क्योंकि क्या है इनकी बिलों में, ये गर्मियों में डोरमेंसी सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, जैसे पानी भराता है बिलों के अंदर, ये सारे के सारे कीट क्या है बाहर निकल जाते हैं और सबसे ज्यादा बरसात में अपने को कीड़े मकोड़े सबसे ज्यादा दिखते हैं। इनके पंख भी आ जाते हैं, मतलब इनकी मौत आ जाती है, तो लास्ट बार ये नेचुरल फ्लाइट करते हैं, मतलब तो उसी में इनकी जनसंख्या बढ़ती है, अंडे उंडे सब उसी टाइम पे देते हैं। फिर देखो बाहर मुक्ता बंदिता रोग प्रतिरोधी है क्योंकि स्टेरिलिटी आ जाती है, अभी पढ़ेंगे इसमें। फिर देखो अरहर की शीघ्र पकने वाली, मैंने कहा था ना कि प्रभात अगर ऑप्शन में आए तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, अगर प्रभात ऑप्शन में आए तो क्या हो जाएंगे, सारे ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि लगभग कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है 120। पर ये हालांकि आया नहीं और मानक किस्मों मतलब पूछा ही नहीं गया, मानक का कभी पूछा ही नहीं गया, आया डायरेक्टली यही है उपवास 120। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, अगर प्रभात दिखे तो ऑप्शन में किसको चूज करना है, प्रभात को। पर अगर प्रभात नहीं आया, मानक नहीं आया, तो फिर अपने आप क्या जाएगा, उपास 120। तो ये 110 दिन में, ये लगभग 115 दिन में, और ये लगभग 120 दिन। तो याद रखना। हाँ एक सर जी अच्छा करवाया है। चलो फिर देखो क्या कमेंट करते रहते हो तुम। प्रभात प्रभात सबसे कम समय में पकने वाली किस्म, फिर मानक, फिर क्या है उपास 120। याद कौन सी रखनी है अपने को, एक तो प्रभात ऑप्शन में मिलेगा, ज्यादातर मिल जाता है क्योंकि अपने को उपास उपास कर दे, अगर वो नहीं मिले तो क्या जाएगा बोलो, उपास, क्योंकि अगर ये भी कम ही देता है कम से कम। फिर देखो अरहर में बंदिता रोग स्टेरिलिटी मोजेक वायरस फैलता है, जिसे कौन सा इडियोफाइट, वैसे इडियोफाइट कहते हैं, ऐसे इडियोफिट इंग्लिश में तो इडियोफाइट माइट एफिड कहते हैं, क्या कहते हैं, इडियोफाइट माइट एफिड कहते हैं। ये इस रोग को फैलाता है और इस रोग में क्या होते हैं देखो, तो फूल फल नहीं लगते तथा पकने में भी क्या होता है, देरी होती है और पौधा हमेशा क्या रहता है, हरा। एक्चुअल में क्या होता है देखो कि जैसे कपा ये अरहर का पौधा है, अरहर अरहर का ये पौधा है। अब जैसे ये पौधा है इसमें क्या होता है कि इरियोफाइट 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 आता है और एक रोग फैला जाता है जिसका नाम क्या है बोलो, स्टेरिलिटी 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 मोजेक वायरस होता है, मोजेक वायरस एक्चुअल में ये आता है। और इस पौधे में जब भी ये रोग लगता है ना, तब दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि इसकी एक तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों की दोनों अफेक्टेड हो जाती है, फ्रूटिंग। तो आपको जब भी आप क्रॉप देखोगे ना, तब क्रॉप सूखेगी भी नहीं, सूखेगी नहीं, हमेशा देखने पर आपको दिखाई कैसी देगी, हरी, क्योंकि अपने को पता है ना जब फसल पकती है तब थोड़ी थोड़ी पीली पड़ने लग जाती है, तभी तो अपन कहते हैं कि यार काटने का समय आ गया। सही बात है, दानों में नमी की मात्रा कम हो जाती है, आपको दिखेगी हमेशा क्या, हरी भरी, पर ना तो फूल लगेंगे न क्या लगेंगे फल, मतलब समय बहुत टाइम लेती है अगर ये आ जाता है। तो इसके लिए भी सर्वांगी कीटनाशक डाल दो। तो याद रखना देखो बंदेता रोग स्टेरिलिटी मोजेक वायरस आता है, फैलाता कौन है, इडियोफाइट माइट्स जो होती है वो फैलाती, और सर्वांगी कीटनाशी, फल फूल नहीं लगेंगे और टाइम भी क्या लेगी, पकने में भी क्या लेगी बोलो, टाइम लेगी, और पौधा कैसा दिखाई देगा, हमेशा हरा। ये गजब का चीज है। फिर इसमें फिर अगला देखो प्रतिरोधी किसमें, देखो पंत A3 हो गई, उपास 120 हो गई, ये तो बताए रखा। पंतनगर, पंतनगर में जानते हैं क्या क्या है बोलो, जीबी जीबी PUT गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर, पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी 1960 में स्थापना हुई।
कब हुई थी? 1960 में। पहला एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी भी यही है। फतेहपुर सीकर वाला जो है वो केवीके, वो दूसरा केवीके। कौन सा है? दूसरा। राजस्थान का पहला पहला केवीके कहाँ खुला था बताओ? पुदुचेरी नाम सुना है कुछ ऐसे वहां? अच्छा। फिर देखो फसल तथा रोग का नाम, ये अरहर का उगटा, वही बात है। कवक, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जमीन के द्वारा, मिट्टी के द्वारा। रोग रोधी किस्मों में देखो मुक्ता है ना, अमर हो गया, आशा, आजाद 15 का उपयोग। मुक्ता को इसीलिए अंडरलाइन कराया था कि मुक्त है कौन से रोग के लिए? उगटा रोग के लिए। कौन से रोग के लिए? उगटा रोग के लिए। हाँ, नहीं पढ़ा रहे, तेज नहीं पढ़ा रहे, तुम तो कह रहे हो आज ही कोर्स करा दो। आज कैसे कराया? तुम आज ही रोटी खा लो महीने भर की है। अगर तुम आज ही रोटी खा लो अगर महीने भर की, कोई तो कह रहे कि सर आज ही करा दो, कोई कह रहे कि तेज मत पढ़ाओ, इतना धीरे पढ़ा रहे। दालों को 3 दिन ले लिया जाए, 1 दिन में समेट देते हैं कभी। फिर देखो अगली क्रॉप क्या आएगी? सोयाबीन। सोयाबीन का तगड़ा है, सोयाबीन से प्रश्न आएगा। देखो सोयाबीन से प्रश्न आएगा, याद रखना। हमारे 2015-16 के टाइम पे क्या है, हाड़ोती में मतलब कीट आया था, गर्डल बीटल, सारी सोयाबीन नष्ट करके चला गया, सारी की सारी सोयाबीन नष्ट कर। तो उसी टाइम 16-17 के पेपरों में ये देखने को मिला था, बार ये कीट आया, ये कीट आया। फिर उसके बाद कीट का नियंत्रण हो गया, फिर कभी दिखाई। सोयाबीन से प्रश्न आएगा क्योंकि सोयाबीन का ट्रेंड ज्यादा है। क्योंकि सोयाबीन क्या है, एक तो अपन कह सकते लेग्यूमिनेसी परिवार का राजा है सोयाबीन। क्यों कह दिया? ये ऐसा है कि प्रोटीन और तेल दोनों मात्रा में। पर याद रखना, तेल ज्यादा निकालते पर ज्यादा होता नहीं है, होता तो 20% है। जबकि प्रोटीन कितना होता है? 40। जबकि दाल के रूप में कभी सोयाबीन काम में लेते हैं। कारण इसमें लाइफोक्सीडेज नामक एंजाइम पाया जाता है, आपको दाल पचने नहीं देगा। दाल पचने नहीं देगा मतलब पाचन क्षमता कम होती है दाल की। मूंग सबसे ज्यादा, प्रोटीन भी काफी ज्यादा, उसमें पाचनशील एंजाइम पाए जाते हैं, है ना, सारे के सारे। तो मूंग सबसे ज्यादा। और इधर सोयाबीन बेचारा दाल के रूप में काम में नहीं आता। सोयाबीन के देखो ग्लाइसिन मैक्स है, ग्लाइसिन मैक्स। वैज्ञानिक नाम तो क्या होता है सोयाबीन का बोलो? तो सोयाबीन। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है बोलो? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जो मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं और कई बार उनके शॉर्ट्स वीडियो बनाए भी जा सकते हैं क्योंकि बड़े इंपोर्टेंट है। ग्लाइसिन मैक्स। बाकी चीजें तो अपन बात कर लेंगे क्योंकि कॉमन से आएगी, सारे गुणसूत्र, संख्या, परिवार क्या बताऊं, वही लेग्यूमिनेसी परिवार, वही चीजें जो काम की चीजें वो है वो बता दो। इसकी देखो, इसे एक तो अपने दलहनी परिवार है ना, लेग्यूम, लेग्यूम का क्या कहते हैं बोलो? राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेग्यूम का राजा कहते हैं। अमेरिका है ना, अमेरिका, अमेरिका में सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं तेल के लिए? अमेरिका में तेल के लिए सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं? सोयाबीन। क्या उगाते हैं? सोयाबीन। इसीलिए उसको येलो ज्वेल कहते हैं। अमेरिका, यूएसए का क्या कहते हैं? येलो ज्वेल, मतलब अपन पीला सोना कह सकते हैं एक प्रकार से। पीला सोना, ज्वेल का मतलब ज्वेलरी वाला, है ना। तो वहां पे सोयाबीन सबसे ज्यादा उगाते हैं। और जबकि अमेरिका में वो सुअरों के मांस के उत्पादन के लिए तो मक्का वक्का उगाते हैं, जबकि ये इसके देखो तेल। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो पाया जाता है तेल की मात्रा और एक पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा। तेल जो मिलता है वह केवल 20% मिलता है और प्रोटीन इससे मिलता है 40, है ना। अनुपात तेल और प्रोटीन का पूछे तो 1:2 होता है, क्योंकि 20 से एक बार और 20 का दुगना ये हो जाता है। अब इस हिसाब से तो हमें इसकी मतलब दाल काम में लेनी चाहिए ना, क्योंकि प्रोटीन काफी ज्यादा है। क्योंकि हम बार बार चीख चीख के ये कह रहे थे कि मूंग की प्रोटीन होती है वह सबसे ज्यादा होती है 25 और पाचन में काम आती है। चना में केवल और केवल हम कह रहे थे केवल और केवल कितनी होती है? 21। बाकी दालों के अंदर दलहन के लिए अंदर कह रहे थे कि 22 से क्या होती है? 24, हम ये कह रहे थे। इधर तो प्रोटीन ज्यादा, पर फिर भी ये दाल के रूप में काम में नहीं आएगा क्योंकि दलहन के रूप में इसे काम में नहीं लेते, तिलहन के रूप में काम में लेते। किसके रूप में? तिलहन के लिए। मुख्यतः किसके रूप में काम में लेते हैं? तिलहन। तिलहन के लिए कि दलहन के लिए क्यों नहीं? क्योंकि इसमें लाइफोक्सीडेज, क्या है? लाइफोक्सीडेज डेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? इनहिबिटर, जो वो इनहिबिटर के रूप में काम करता है। इनहिबिटर मतलब अवरोधक के रूप में काम करता है, याद रखना, इनहिबिटर के रूप में। और यूं कहते हैं कि इसकी दाल वाल पचती कम है। इसका पाचन जो होता है, पाचन में थोड़ी सी क्या है? पाचन थोड़ा सा कम होता है, इसलिए दाल वाल के रूप में काम में नहीं लेते, याद रखना, इसको दाल के रूप में काम में नहीं लेते। अपनी सोयाबीन वगैरह में क्या है?
आपने एक बायोटेक पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी? बायोटेक। बायोटेक में आपने कहा होगा कि बोलवर्म के प्रति प्रतिरोधी बीटी कॉटन वगैरह बनाई थी, है ना। तो बीटी तंबाकू भी बना हुआ है, बीटी तंबाकू बना हुआ है, बीटी सोयाबीन भी बनी हुई है, बीटी सोयाबीन भी बनी हुई है, और बीटी कपास भी बना हुआ है, बीटी कपास भी बना हुआ है। यूं कहते हैं कि एग्जैक्ट तो नहीं, पर सर्वप्रथम में ये बनाया था 1987 के आसपास तंबाकू बनाया था, है ना, बीटी तंबाकू। बीटी तंबाकू के बाद फिर विश्व के अंदर बीटी सोयाबीन बनाया था। फिर लगभग 2002 में हमारा भारत ने कपास को तो अप्रूवल दे दिया, क्योंकि ये बायोटेक में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती है ना, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग वो अप्रेसियल कमेटी, नया नाम तो इसको अप्रेसियल है, पहले इसको अप्रूवल कमेटी कहा करते थे। अभी नए जो रिसर्च पेपर है उसमें अप्रेसियल कमेटी आती है, पर हालांकि किताबों में अपडेट नहीं हुआ। किताबों में अपडेट नहीं हुआ तो ए का मतलब अप्रूवल है, ए का मतलब क्या है? अप्रूवल। तो अब ये किसके लिए बनाया गया? इनमें क्या है, जैसे कीट वीट लगते ना, तो कीट वीट लगते हैं तो ये कीट का थोड़ा सा क्या है, नुकसान थोड़ा सा कम हो जाए, इसलिए ये बीटी बनाया गया। फिर बाद में सब्जियों अब्जियों में खूब सारा काम हुआ, हालांकि बीटी के बाद फिर बीटी बैंगन वगैरह भी बनने लगे, बीटी भिंडी बन गई, भिंडी के बाद टमाटर बन गया, है ना, ये दालें वाले बनने लग गई। पर गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने क्या कहा कि बीटी का मतलब होता है बेसिलस thuringiensis। बीटी का मतलब क्या होता है? बेसिलस thuringiensis। ये एक प्रकार का जीवाणु है जो कि पाया जाता है मृदा के अंदर। किसके अंदर? मृदा के अंदर। और इसे निकाला और इसका जीन निकाला। क्या निकाला? जीन निकाला। ज्यादातर जीन हालांकि अलग अलग होते हैं सभी क्रॉप के लिए, पर बता रहा हूं, जैसे क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, ऐसे नाम सुने होंगे। बीटी मक्का बनी हुई है ना। तो एक क्राई जीन निकाला। क्या निकाला? क्राई जीन। और इसको फसलों के अंदर क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर जीन गन मेथड वगैरह अलग अलग मेथड होती है, उनके द्वारा ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद क्या है, ये फसल के अंदर निष्क्रिय अवस्था में गया। कौन सी अवस्था में? निष्क्रिय। अगर मानव खाएगा तो मानव के शरीर में ये निष्क्रिय अवस्था में रहेगा, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर कोई भी कीट इसे खाएगा तो कीट के जैसे उदर, उदर का मतलब पेट में जाएगा, और पेट में ये पीएच के अंदर पीएच लेवल को इनबैलेंस करेगा, और उसका पेट का पाचन, पेट क्या हो जाएगा, पेट में छाले पड़ेंगे। छाले पड़ने के बाद वहां पर फफोले पड़ेंगे और पूरे के पूरे कीट को क्या कर देंगे? खत्म। इस प्रकार से क्या होता है इसका? हाँ जी गुरुदेव। समय सीमा समाप्त। 2 मिनट ऐसे 5 मिनट लेट लगी थी यार क्लास, 5 मिनट लेट लगी थी क्लास। 2 मिनट, हाँ सच में नहीं पूछ। 2 मिनट देखो, तो इनहिबिटर तो ये पूरे की वो पेट जो रहता है उसका पूरे पेट में क्या होता है, पूरा पेट फट जाता है और कीट वहीं पर मर जाता है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम सारी चीज को अलाउड कर सकते हैं, परंतु कारण ये बताया उन्होंने कि अभी तक तो ये मानव के शरीर में क्या है, इनएक्टिव है, मान सकते हैं, तो भविष्य में हो सकता है म्यूटेशन, क्योंकि हुगो डिवरीज ने कहा कि अचानक होने वाला आनुवांशिक परिवर्तन उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता है। उसने कहा कि हो सकता है भविष्य में ऐसा कोई उत्परिवर्तन हो और मानव के शरीर में भविष्य में हो सकता है एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद मानव के शरीर में अगर ऐसा किया तो फिर उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि लगभग दुनिया उसे खा चुकी होगी कहीं सारी, तो सारी जनसंख्या एकदम खत्म हो सकती है। पर कपास में ऐसे कि कपास खाने की चीज नहीं, कपास पहनने की कपड़े फाइबर के रूप में, तो इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सिर्फ बीटी कपास को वो अप्रूवल दिया, बाकियों को क्या कर दिया, बैन कर दिया। पर मार्केट में हाँ कुछ विदेश, अगर विदेश की कुछ कंट्रीज हालांकि अलाउड करती होगी तो करती होगी, पर भारत की कंट्री तो अपने अलाउड नहीं करती, सिर्फ बीटी कॉटन को क्या करती है, अलाउड करती है। ये कुछ कॉमन चीजें हैं। देखो ग्लाइसिन मैक्स लेग्यूमिनेसी परिवार का सदस्य, हालांकि बताने में तो एक चीज पहले बता देता हूं ताकि कल आकर डायरेक्टली इसको बांट ही लेंगे, है ना। चल फिर देखो सोया का क्या है, सोयाबीन का एक बड़ा अच्छा चीज बताता हूँ। सोयाबीन का दूध निकाला जाता है, और ये दूध 1 किलो सोयाबीन से लगभग 6 से 7 लीटर। और याद रखना दूध जो होता है ना, दूध गाय भैंस का, इसके अंदर न तो आयरन होता है न विटामिन सी होता है। एक अच्छी चीज ये है कि इसके दूध में तो विटामिन सी भी होगा और आयरन भी होगा। अगर पूछे कि दूध में, गाय भैंसों के दूध की बात करो, अगर उसमें पूछे कि सबसे नगण्य मात्रा में कौन से पोषक तत्व, तो आयरन, और कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी ऊँटनी के दूध में थोड़ा बहुत मिलता है, वहां मिलता है, जल्दी फट जाता है, 4 से 5 घंटे में खत्म। तो इधर देखो, इधर अगर इसका दूध बनेगा तो 1 किलोग्राम सोयाबीन से 6-7 लीटर। अब दूध बन गया, दूध काम में ले सकते हैं। अब दूध को अपन ने गर्म किया, दूध को मतलब अपन कहते हैं ना, मतलब नींबू वगैरह निचोया और उसको क्या कर दिया अपन ने, फाड़ दिया।
फिर उसके बाद इससे बनाई जाती है पनीर, और ये पनीर जापान वगैरह में काफी ज्यादा काम में लेते हैं, जिसे कहते हैं टोफू। क्या काम में लेते हैं? टोफू। तो सोया पनीर, सोया दूध, ऐसे सोयाबीन की कई सारी चीजें बनती है, कई सारी क्या बनती है? चीजें बनती है। और भी बताऊंगा, कुछ बेसिक सा बता रहा हूँ। ग्लाइसिन मैक्स लेग्यूमिनेसी, वो ग्लाइसिन मैक्स से मैक्सिको भी कभी कभी कुछ किताबों में लिखा हुआ है, चीन भी याद रख लेना। और गुणसूत्रों की संख्या 40, आपको एसएमएस बताया था ना, एसएमएस 40 40 80, सोयाबीन, मूंगफली, शुगर के। फिर ईपीजीएफ और क्या नाम है, रेसिन, पोड, स्वपराग। कल आकर रिवीजन कराऊंगा, ज्यादा माथा बच्ची मत करना। ग्लाइसिन मैक्स, प्रोटीन और तेल का अनुपात कितना है? 2 अनुपात, ये बता दिया। सोयाबीन में प्रोटीन 40, तेल की मात्रा 20। कल आकर कराऊंगा, चिंता मत करना। अमीनो अम्ल क्या है बोलो? लाइसिन। क्या है? लाइसिन। बोनलेस मीट करते हैं, क्योंकि आपने वो सोया चाप वगैरह खाया होगा ना। हालांकि सोया चाप, सोयाबीन का कम सेवन करना चाहिए महिलाओं के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल साइंस करती है कि महिलाओं पुरुष को कम का मतलब सोयाबीन का सबसे कम, एक सोया चाप वगैरह ये खाओगे ना तो एक्चुअल में, कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, एक्चुअल में गायनेकोलॉजिस्ट कभी डॉक्टर से मिलना, ये तो यही तक करा रहा हूँ। पीसीओडी, हालांकि आप जानते नहीं, एक डिसऑर्डर होता है अक्सर, मतलब भारत की यूं कहते हैं कि 20% वीमेन्स इस रोग से मतलब ग्रसित है। हर तीसरी चौथी विमेन जो होती है ना, वो पीसीओडी या पीसीओएस इस डिजीज से मतलब ग्रसित है। तो उसका नियंत्रण के लिए काम में आती है, मतलब खराब रहती है ये चीज, अच्छी नहीं रहती। डेट बताओ कितनी है? चल, ऑनलाइन में सब मस्त मजे में।